हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फीलिंग फ्रेश? पक्का? तो ऐसा एनर्जी चेहरे पर भी लाओ ना, अच्छा लगता है. वर्चुअल स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग. वी स्टार्ट आवर डिस्कशन. कल का जो हमारा लास्ट पॉइंट था, कॉन्सेंट्रेट नाउ प्लीज. कल हम लोगों ने कम्युनिकेशन के डीड्स और डॉक्यूमेंट्स में कंपोनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने कंपोनेंट्स थे? 11 कंपोनेंट्स. याद है सबको? उन 11 कंपोनेंट्स में आर्बिट्रेशन एक कंपोनेंट था, वेरिएशन क्लॉज एक कंपोनेंट था और डेट ऑफ कम्युनिकेशन. ये 3 कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने, ये लिखने ही है. उसके बाद पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना है, जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट डीड या डिसोल्यूशन डीड, इन तीनों डीड्स का अगर प्रोफर्मा तीनों में से कोई भी आता है तो हमारा जो कॉमन प्रोफर्मा है उसमें नोट है. नोट के बाद इंट्रोडक्शन में सारे पार्टनर के डिटेल्स है. उसके बाद विटनेस एज फॉलोज है. फिर कंटेंट्स ऑफ दैट पार्टनरशिप डीड है. और उसके बाद क्लोजर है, जिसमें सिग्नेचर है और विटनेसेस है. पावर ऑफ टॉर्नी, नेक्स्ट पॉइंट देखा था. पावर ऑफ टॉर्नी के 2 टाइप्स, स्पेसिफिक एंड जनरल. जो स्पेसिफिक पावर ऑफ टॉर्नी होता है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होगा. एक ही टास्क है तो स्पेसिफिक, एक से ज्यादा टास्क है जनरल. क्वेश्चन से आपको हिंट लगाना है वो जनरल है या स्पेसिफिक है. आई होप यू आर गेटिंग इट. स्पेसिमेन ऑफ लीज डीड, हमने देखा है ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए भी पूछा हुआ है. इससे पहले वो 5 मार्क के लिए भी पूछा हुआ है. सेम क्वेश्चन है. अगर मुझे पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करने का प्रोफर्मा पता है, लीज डीड को ड्राफ्ट करने में लगभग वही प्रोफर्मा फॉलो करना है, बट लीज डीड के इंट्रोडक्शन में लेस और लेसी के डिटेल्स आएंगे. पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में पार्टनर के डिटेल्स थे, डेफिनेटली लीज में लेस और लेसी के डिटेल्स होंगे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 में प्रॉपर्टी की डिटेल्स. पॉइंट नंबर 3 में उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट. पॉइंट नंबर 4 विटनेसेस, मतलब जिस दिन वो लीज डीड ड्राफ्ट हुआ वो, और उसी में हम कहेंगे सिग्नेचर ऑफ द लेस और लेसी एंड विटनेसेस. और ये सुनो, ऐसे लीज डीड को पूरा आप 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो. मतलब मैं आपको बता रहा हूं, हमें लर्न करने की जगह वो कंटेंट्स, वो हेडिंग्स याद रखने. अच्छा, सर ने कहा था इंट्रोडक्शन में लेस और लेसी की डिटेल्स, और उसकी शुरुआत में नहीं कहा था दिस डीड ऑफ लीज इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन, यस और नो. अगर पार्टनरशिप है तो दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन. याद है सबको? वो शुरुआत में, वो भी शुरुआत कहां से होगी किसी भी डॉक्यूमेंट और डीड का, वो मैंने आपको टेक्निक बताया था कल. सबको याद है क्या? ध्यान रखना, जैसे लीज डीड का टेक्निक बताया था कल, पावर ऑफ अटॉर्नी में भी जब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है ना, उसमें भी एक टेक्निक बताया था. जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की शुरुआत में नो वी ऑल मेन आता है, और हर एक टास्क जो हम देते हैं उसकी शुरुआत विद द वर्ड्स टू आता है. फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में भी नीचे नोटरी पब्लिक का स्टैंप आना जरूरी है. याद है सबको? तो ये पॉइंट्स व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग बैक एट होम यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड द सेम थिंग यू हैव टू कंटिन्यू इन एग्जाम हॉल. क्लियर है सबको? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने प्रॉपरली समझा तो. अगर कोई स्टूडेंट घर में एज इट इज इन नोट्स को देखेगा तो उसे डिफिकल्ट लगेगा. उसे लगेगा ये लर्न करना है क्या? लर्न नहीं करना है, उसे समझ कर लेना है. और लीज डीड के बाद कल का लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो था एफिडेविट. इनफैक्ट रिसेंट एग्जाम में एफिडेविट पर क्वेश्चन आया, और जो एफिडेविट का प्रोफर्मा आपके नोट्स में दिया है एग्जैक्टली वो क्या है? एक शपथ है, एक ओथ है. एफिडेविट जो एक व्यक्ति ले रहा है, किस लिए ले रहा है? एक व्यक्ति एफिडेविट क्यों देता है? अपनी कही हुई बात का वो क्या लेता है? गारंटी लेता है, अश्योरेंस लेता है. मतलब वो एक शपथ लेता है कि जो बात मैंने कही है उस पर मैं क्या करूं, कंटिन्यूड हूं. और एफिडेविट यूजुअली इन राइटिंग होगा. मैंने कहा था कोर्ट में जब कोई गवाह अपनी गवाही देता है, उसकी सारी बातें जो गवाही वो देता है वो जज के सामने जो बैठे हुए क्लर्क्स होते हैं वो उसे टाइप करते रहते हैं, और जैसे ही गवाही हो जाती है उसे बाहर आकर उस पर क्या करना होता है? साइन करना होता है कटघरे से बाहर आके. आई होप यू आर गेटिंग इट. एफिडेविट को लेकर मैंने क्वेश्चन भी दिखाया कल आपको. कल का हमारा क्वेश्चन एफिडेविट पर किस पर था? एसएफ लिमिटेड ये जो कंपनी है उसके कोई भी ड्यूज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के. नो ड्यूज आर देयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसको लेकर क्वेश्चन था ना. तो जो भी एफिडेविट का प्रोफर्मा है, मुझे बोलो आपके नोट्स में पेज नंबर 155, ऑल ऑफ यू 155 पर आप आओ. 155 पर वो जो एफिडेविट का प्रोफर्मा था, जो मेन मैटर आता है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, बाकी सब सेम रहेगा. एवरीवन एग्रीज विद दैट?
पक्का? ओके, चलो आई स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। एफिडेविट के बाद नेक्स्ट पॉइंट वहां पर दिया इंडेमनिटी बॉन्ड। क्या लिखा है? इंडेमनिटी बॉन्ड। अगेन डोंट रीड प्लीज। इंडेमनिटी बॉन्ड, अगर मुझे कोई पूछेगा इंडेमनिटी बॉन्ड तुम्हें ड्राफ्ट करना है, तो पहले इंडेमनिटी ये वर्ड हमने कहां पर पढ़ा है वो रिकलेक्ट करना है। हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है? इंडेमनिटी मतलब टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस। ओ, इंडेमनिटी का मतलब है टू मेक गुड द लॉस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के वक्त कि आपके बुक का पार्सल, आपका बुक का पार्सल मुंबई से आ रहा है रेलवे से, और आपको रेलवे रिसीट आपके फ्रेंड ने भेज दिया। फ्रेंड ने मुंबई से बुक्स भेज दिए रेलवे के थ्रू, और आपको रेलवे रिसीट दिया। और जब रेलवे रिसीट आपसे मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, पार्सल आपको रेलवे तभी देगा जब आप रेलवे को इंडेमनिटी बॉन्ड लिख कर दोगे, साइन करके दोगे। इंडेमनिटी बॉन्ड में आप क्या लिख कर देते हो कि ये जो पार्सल आया है उसका असली हकदार मैं ही हूं, मेरे से वो रिसीट मिसप्लेस हो गई है। अगर कोई और व्यक्ति रिसीट लेके आता है और अपना हक जताता है, उस केस में रेलवे का जो भी नुकसान होगा उस पर्सन को कॉम्पेंसेट करने में होने वाले सारे नुकसान के लिए हम जिम्मेदार होंगे। इस तरह का आप इंडेमनिटी बॉन्ड लिखकर जब देते हो, तब जाके रेलवेज आपको बगैर रिसीट का पार्सल देगा, और रेलवेज अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे उस इंडेमनिटी बॉन्ड को रखेगा। दोस्तों, दैट इज इंडेमनिटी बॉन्ड। अब आपके एग्जाम्स में इंडेमनिटी बॉन्ड को लेकर दो एरियाज है जहां पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, एक उस जमाने की बात है, इनकम टैक्स रिटर्न्स जब सारे मैन्युअली फाइल होते थे। मैन्युअली मतलब जब टीडीएस सर्टिफिकेट, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज टीडीएस, टैक्स डायरेक्टरेट सोर्स। टीडीएस सर्टिफिकेट इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जब आप जोड़ते थे, उसका जेरोक्स कॉपी जोड़ते थे। क्या करते थे? जेरोक्स कॉपी। और उस टीडीएस सर्टिफिकेट जितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी कम है और टैक्स डिडक्टेड ज्यादा है, तो आप रिफंड क्लेम करते थे। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं सबको? अब व्हाट वाज हैपनिंग वाज, जब मैनुअल रिटर्न फाइल्स होते थे, लोग अक्सर इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ फेक टीडीएस सर्टिफिकेट्स, क्या कह रहा हूं मैं, फेक टीडीएस सर्टिफिकेट्स अटैच करते थे, बिकॉज उस वक्त क्रॉस वेरीफाई करने का कोई सोर्स नहीं था। अरे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जब इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ टीडीएस सर्टिफिकेट्स आ गए, फेक जेरोक्स कॉपीज, उसे क्या पता फेक क्या है और ओरिजिनल क्या है? वो देखता है टीडीएस 1.5 लाख का दिख रहा है, टैक्स डिडक्टेड 90,000 दिख रहा है, 60,000 का रिफंड क्लेम किया, 60,000 रिफंड दे दो। बट उन 1.5 लाख के टीडीएस सर्टिफिकेट में एक हाथ दो टीडीएस सर्टिफिकेट फेक होते थे। टैक्स डिडक्टेड 80,000 ही है, बट दिखाया 1.5 लाख। मैं जो बोलो समझ रहा है क्या? फेक टीडीएस सर्टिफिकेट्स काफी हो रहे थे। गवर्नमेंट ने देखा इसकी वजह से गवर्नमेंट का लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। अरे समझ रहा है कि नहीं? और इसलिए इनकम टैक्स के रिटर्न में ही एक इंडेमनिटी बॉन्ड कहते हुए क्लॉज आ गया, और हर असेसी जो मैनुअल रिटर्न फाइल करता था, उस रिटर्न के अंदर वो इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करता था और कहता था इस इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जो भी टीडीएस सर्टिफिकेट जोड़े हुए हैं वो सारे टीडीएस सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल है। मैं ये गवाही देता हूं कि ये सारे ओरिजिनल है। अगर कल को गवर्नमेंट का कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, फेक टीडीएस सर्टिफिकेट अगर आ गया, तो उस केस में होने वाले सारे लॉस ऑफ रेवेन्यू को मैं क्या करूंगा? इंडेमनीफाई करूंगा। मैं गवर्नमेंट को मेक गुड द लॉस करूंगा। आपको एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन आता है, टीडीएस सर्टिफिकेट्स को लेकर। देन और एक एरिया है जहां पर क्वेश्चन आता है, और वो है अगर आप एक शेयर होल्डर हो, कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी के शेयर होल्डर हो, और कंपनी ने आपको डिविडेंड का वारंट भेजा है। क्या भेजा? डिविडेंड वारंट, मतलब डिविडेंड का चेक भेजा है। अब डिविडेंड का चेक आप बैंक में डिपॉजिट करने से पहले आपसे गुम हो गया, यू लॉस्ट इट। अरे भाई, अगर आप लॉस्ट कर गए हो तो आपको कंपनी से डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट क्लेम करना होगा। बट ऐसा ना हो कि ओरिजिनल भी क्लेम हो जाए और डुप्लीकेट भी क्लेम हो। इसीलिए जब आप डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट के लिए कंपनी के पास अप्लाई करते हो, तो आप कंपनी को लिख कर देते हो कि इतना ये जो डिविडेंड वारंट था इस ईयर का जो मुझे आया था वो मुझसे लॉस्ट हो गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं मुझे नया डिविडेंड वारंट आप इशू करो। अगर मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि ओरिजिनल डिविडेंड वारंट अभी तक क्लेम हुआ नहीं है, अगर बाय चांस वो क्लेम होता है और आपका कोई नुकसान होता है तो मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? जब ऐसा वो शेयर होल्डर लिख कर देगा, तब कंपनी उसे नया क्या देगी? डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट इशू करेगी।
सो दिस आर द टू एरियाज वेयर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन इंडेमिनिटी बॉन्ड. बट एक चीज ध्यान दो, इंडेमिनिटी बॉन्ड का ये दो एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस किया दोनों में इंपॉर्टेंट है उसका प्रोफर्मा, कैसे वो ड्राफ्ट होता है. बिफोर वी सी द प्रोफर्मा विच इज गिवन इन योर मटेरियल ऑन पेज नंबर 155, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जाम का, एंड देन विल सी दैट प्रोफर्मा. सो ऑल ऑफ यू जस्ट सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर बी जो स्क्रीन पर दिया ना, मिस्टर वी इज अ शेयर होल्डर. एक बार सब लोग पढ़ लो जरा, जस्ट रीड दैट क्वेश्चन. क्या लिखा है? Mr. V is a shareholder of Messrs. Brown Limited, holding 150 shares of 10 each, on which the company has declared a total dividend of 1,500 for the year 2011-12. Mr. V did not receive the dividend warrant sent by the company. Draft and indemnity bond to be sent to the company, requesting the company to issue a डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट. और कितने मार्क के लिए पूछा क्वेश्चन? 4 मार्क. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ मई 2012, आईपीसीसी एग्जाम मई 2012 का ये क्वेश्चन है. अब सर ने एक बात कही है, इनफैक्ट मतलब मैंने जो कहा है आपको, जो भी क्वेश्चन के अंदर जानकारी दी है उतनी ही जानकारी आपको डीड्स और डॉक्यूमेंट के ड्राफ्टिंग में यूज करनी है. जहां पर भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी डीड डॉक्यूमेंट में दिख रही है वहां पर आप क्या करोगे? डैश लिखोगे नहीं, अंडरलाइन करोगे. You'll just put a dash or yes or no. So अगर इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं तो इसका इंडेमिनिटी बॉन्ड अगर मुझे ड्राफ्ट करना है, इसका प्रोफर्मा देखते हैं आपके मटेरियल में पेज नंबर 155 पर, वही मैंने ड्राफ्ट करके दिया बिगिनिंग में. आप देखोगे उस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर का पॉइंट था, तो सबसे पहले आ गया नेम ऑफ द शेयर होल्डर. अब हमारे इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर का नाम हमें पता है, हम लिखेंगे मिस्टर वी. अब उसके बाद दिया रजिस्टर्ड फोलियो नंबर. क्या लिखा है? रजिस्टर्ड फोलियो नंबर. उसके बाद दिया रजिस्टर्ड फोलियो नंबर. नाउ व्हाट इज रजिस्टर्ड फोलियो नंबर? व्हाट इज रजिस्टर्ड फोलियो नंबर? अरे कंपनी के बुक्स में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो रजिस्टर में कौन से सीरियल नंबर पर उसका नाम लिखा गया है वो रजिस्टर्ड फोलियो नंबर होता है. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है ना, तो रजिस्टर्ड फोलियो नंबर देने से आप डायरेक्टली उस रजिस्टर पे जाकर उस शेयर होल्डर का नाम वहां पर है कि नहीं वो क्रॉस चेक कर सकते हो. हर कंपनी के जो भी शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होता है किसी व्यक्ति को, उस शेयर सर्टिफिकेट पर उसके नाम के साथ साथ क्या होता है? रजिस्टर्ड फोलियो नंबर होता है. तो उसे रजिस्टर्ड फोलियो नंबर देना है. अब हमारे क्वेश्चन में रजिस्टर्ड फोलियो नंबर दिया है क्या? और दिया है क्या? नहीं. तो कुछ आएगा वहां पर, डैश आएगा. बट कौन से साल के लिए डिविडेंड वारंट क्लेम हुआ है? 2011-12. तो फाइनेंशियल ईयर के आगे हम लिखेंगे 2011-2012. सॉरी, विल राइट डाउन 2011-2012. यस और नो? अब आगे आई मिस्टर वी नाम दिया ना, सन ऑब्लिक वाइफ ऑब्लिक डॉटर ऑफ डैश डैश रेसिडेंट ऑफ डैश डैश. यू हैव टू पुट द सेम डैश बिकॉज डिटेल्स दिए नहीं है. डू हेयर बाय एग्री टू इंडेमनीफाई मैसेज ब्राउन लिमिटेड. दिख रहा है क्या? कंपनी का नाम दिया ना, तो मैसेज ब्राउन लिमिटेड फॉर एनी लॉस दैट में ऑकर ऑन द इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1,500 फॉर द ईयर 2011-2012. I further declare that original dividend warrant was not received and claimed till date. लेफ्ट हैंड साइड में डेट, प्लेस, राइट हैंड साइड में सिग्नेचर. हो गया इंडेमनिटी बॉन्ड. 4 में से 4 मार्क आउट ऑफ मार्क्स. जो क्वेश्चन स्क्रीन पर भी मैंने बताया उसी क्वेश्चन का ये क्या है? इंडेमनिटी बॉन्ड है. अगर आपको प्रोफर्मा पता है कि जब भी इंडेमनिटी बॉन्ड आता है तो जो व्यक्ति इंडेमनिटी बॉन्ड लिख कर दे रहा है उसका नाम आएगा, नेम ऑफ द. अब शेयर होल्डर है, अगर ये इनकम टैक्स के टीडीएस सर्टिफिकेट को लेकर होता तो नेम ऑफ द शेयर होल्डर की जगह नेम ऑफ द असेसी होता. वहां पर रजिस्टर्ड फोलियो नंबर की जगह पैन कार्ड नंबर होता. वहां पर फाइनेंशियल ईयर की जगह असेसमेंट ईयर होता. उतना कस्टमाइज करना है. अरे समझ आए कि नहीं? अब देखना, वैसे ही एक इंडेमनिटी बॉन्ड टीडीएस सर्टिफिकेट का मैंने नीचे दिया है, अब पढ़ो ना. ड्राफ्ट एंड इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर टीडीएस सर्टिफिकेट ऑफ रुपीज 1 लाख अनेक्स्ड विद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और उसमें लिखा है मॉडल इंडेमनिटी बॉन्ड में अगेन शुरुआत में क्या लिखा? नेम ऑफ द, अरे बोलो, असेसी. उसके बाद पैन नंबर, असेसमेंट ईयर,
और फिर आगे सारी जानकारी। अगेन ये टीडीएस को लेकर फोकस हो रही है। आई मिस्टर डैश सन ऑब्लिक वाइफ ऑब्लिक डॉटर ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश डू हियर बाय एग्री टू इंडेमनीफाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी लॉस, क्योंकि वहां पर कंपनी का नाम था, यहां पर गवर्नमेंट है ना, फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू दैट विल ऑकर ऑन क्लेम फॉर टीडीएस सर्टिफिकेट ऑफ रुपीज डैश अनेक्स्ड विद इनकम टैक्स फॉर द ईयर डैश। I further declare that the TDS certificate of rupees dash submitted is original and accurate। हो गया ना। अरे दोस्तों, ऊपर के इंडेमनिटी बॉन्ड के प्रोफॉर्मा को देखोगे और नीचे देखोगे 19-20 दोनों सेम ही है। यू हैव टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक तो टीडीएस का आ गया तो सेकंड, और डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट का आ गया तो फर्स्ट। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कौन से ईयर का हो, May 2012 एग्जाम। जस्ट सी ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। तो May 2016 का क्वेश्चन पढ़ो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दैट क्वेश्चन। रीड दैट क्वेश्चन। पढ़ा है सबने? अगेन 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन इंडेमनिटी बॉन्ड, पहले वो पूछा है। Mr. Ajay Sinha has not received a dividend warrant of rupees 1500 for 150 shares of XYZ Limited. Draft and indemnity bond to be given to the company for seeking release of dividend. अगर जिसने May 2012 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी उसको May 2016 के उस एग्जाम में इंडेमनिटी बॉन्ड ड्राफ्ट करते आया होगा कि नहीं? मैं आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि ये डीड्स और डॉक्यूमेंट्स रिपीटेड होते हैं। दे आर रिपीटेड इन द एग्जाम। कोई नया क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। पैटर्न फिक्स्ड है, सिलेबस फिक्स्ड है। और मैं यकीन के साथ दिलाता हूं दोस्तों, ये सिर्फ इंडेमनिटी बॉन्ड इसको लेकर नहीं है। कोई भी डीड और डॉक्यूमेंट आपके एग्जाम में जो आना है ना, वो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का ही होगा। मैं यहां पर इसलिए सबको ये बात अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं। मैंने 2-3 बार रिपीट की है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में लॉ के, कि अगर आपको लगे कि वाकई में किसी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आपकी पढ़ाई होने के बावजूद आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है किस सब्जेक्ट का, सिंपल May 2010, अभी बोल रहा हूं मैं, May 2010 से लेके रीसेंट एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लो। रीसेंट एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। सॉल्व मतलब मैं नहीं कह रहा हूं 3 घंटा बैठ के सॉल्व करो। इन सारे पेपर्स में से आप कोई भी एक पेपर 3 घंटा बैठ के सॉल्व करो, बट मैक्सिमम पेपर्स आप 2-3 घंटा वक्त लो, क्वेश्चन पेपर सामने लो और हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो। इसका सबसे बड़ा फायदा बोलता हूं, जब कोई क्वेश्चन नंबर 2A पढ़ते हो, मान लो कंपनीज एक्ट का है, 2B मान लो एथिक्स का है, 2C मान लो कम्युनिकेशन का है, आपके माइंड को वो स्विच ओवर होने की आदत लग जाती है। अगर मैं आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट पर क्वेश्चन पूछूं तो आप लिख सकते हो सारे कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस, बट अगर आपको एक कंपनीज एक्ट का है, एक एथिक्स का है, एक कम्युनिकेशन का है, आपका माइंड उस टेक्निक को अडॉप्ट कर लेता है जो एग्जाम हॉल में आप फेस करने वाले हो। इंडिविजुअली हम एक सब्जेक्ट को पढ़ पाते हैं, और ये सिर्फ लॉ के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये कॉस्टिंग के लिए भी है और एफएम के लिए भी है। बिकॉज एक क्वेश्चन कॉस्टिंग का आ गया, एक एफएम का आ गया, सो यू नीड टू स्विच ओवर योर माइंड। स्टूडेंट्स को दिक्कतें कहां पर होती है? इस जगह पर। दे कैंट अडॉप्ट इट एंड दे गेट कंफ्यूज्ड। और यस और नो? So please follow that technique. I hope indemnity bond सबको क्लियर है, लिख पाओगे आप लोग? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आओ, 156 पेज नंबर पर। व्हाट इज गिवन उधर? क्या लिखा है? गिफ्ट डीड। अगेन दोस्तों, लीज डीड में जो पार्टीज थे वो कौन थे? लेसर एंड लेसी। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स, गिफ्ट डीड में डोनर एंड डोनी होते, बाकी सब सेम है। मतलब क्या? मैं अगर लीज डीड को रिकलेक्ट करूं, सुनो, लीज डीड के बिगिनिंग में लेस और लेसी के डिटेल्स थे और प्रॉपर्टी के डिटेल्स पॉइंट नंबर 2 में थे। पॉइंट नंबर 3 में लेस और लेसी का एग्रीमेंट था और पॉइंट नंबर 4 में
सिग्नेचर्स एंड विटनेसेस था। अब मैं गिफ्ट डीड कहूंगा तो गिफ्ट डीड के बिगिनिंग में डोनर डोनी की डिटेल्स होनी चाहिए। गिफ्ट डीड के पॉइंट नंबर 2 में प्रॉपर्टी के डिटेल्स होने चाहिए जो गिफ्ट में जा रही है। जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट में दे रहे हो उसके डिटेल्स होंगे। पॉइंट नंबर 3 डोनर डोनी के बीच का एग्रीमेंट होगा गिफ्ट डीड का। एंड पॉइंट नंबर 4 लास्ट में डोनर डोनी के सिग्नेचर्स एंड विटनेसेस। अरे समझ रहा है कि नहीं? कोई स्टूडेंट स्नूज मोड में जा रहा है। स्नूज पता है? स्नूज अलार्म बजने के बाद जैसे स्नूज करते ना वैसे स्नूज मोड में जा रहे हैं कोई स्टूडेंट्स। बी अलर्ट, बी अटेंटिव। सो गिफ्ट डीड को लेकर जब क्वेश्चन आता है, अब देखना गिफ्ट 2 प्रॉपर्टीज का होता है, एक है मूवेबल, दूसरा इमूवेबल। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसका गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब गिफ्ट डीड में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने ही है। अगर वो अपने पॉइंट नहीं लिखे यू विल नॉट गेट एट ऑल मार्क्स, एट ऑल। ध्यान दो क्यों। आपके गिफ्ट डीड के उस नोट्स में आ जाओ, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले गिफ्ट डीड को लेकर जो भी प्रोविजंस है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर दिया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 करो उसे, 1882 वाला एक्ट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में और इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत गिफ्ट के प्रोविजंस होते हैं। गिफ्ट में ध्यान रखो, गिफ्ट जब हम कहते हैं तो गिफ्ट डीड के अंदर पहला पॉइंट जो आना जरूरी है वो ये है, जो गिफ्ट देने वाला व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं? डोनर। डोनर जो गिफ्ट दे रहा है ना, इट शुड बी वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन। तो गिफ्ट डीड के ड्राफ्टिंग में आपको ये बताना जरूरी है कि जो गिफ्ट जा रहा है वो क्या है? वॉलंटरली डोनर देना है। डोनर के कनपट्टी पर बंदूक रख के गिफ्ट नहीं आ रहा है। गिफ्ट वॉलंटरली अपनी स्व इच्छा से, मर्जी से आना चाहिए एंड विदाउट एनी कंसेशन हुआ तभी गिफ्ट है ना। तो ये गिफ्ट डीड के प्रोफार्मा में हमें ध्यान में रखना है। सर ने कहा ये एक पॉइंट आना जरूरी है कि गिफ्ट विदाउट एनी कंसेशन। देखो विदाउट एनी कंसेशन मतलब क्या, मैं आपको बता दूं। आप सबने पढ़ा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके एक्सेप्शंस पढ़े और उसमें पहला एक्सेप्शन पढ़ा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बहुत सिंपल है। जो भी आप गिफ्ट डीड का प्रोफार्मा ड्राफ्ट करोगे ना उसके अंदर जो कंसिडरेशन दिखाओगे, आप दिखाओगे कि डोनर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वॉलंटरी इज गिफ्टिंग इट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बिकॉज अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? अरे यस और नो? अनफोल्ड योर हैंड्स। वर्चुअल में बैठे हुए स्टूडेंट्स ध्यान दो, खाना खा के बैठो मत ज्यादा, प्लीज बी अटेंटिव। यहां पर पॉइंट नंबर 1 वॉलंटरली एंड विदाउट कंसेशन सबको क्लियर है? आगे देखो, सेकेंड पॉइंट जो गिफ्ट डीड में होना चाहिए वो है गिफ्ट टू बी वैलिड मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी, must be accepted by the donee during the lifetime of donor. What is the meaning of this point? अरे डोनर गिफ्ट दे रहा है प्रॉपर्टी का, बट डोनी ने उस प्रॉपर्टी के गिफ्ट को एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। अगर गिफ्ट डीड में कहीं पर यह लिखा नहीं कि डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है तो डोनर उसको फोर्सिबली दे नहीं सकता। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक व्यक्ति ने अपने 1000 शेयर्स एक कंपनी के पार्टली पेड अप थे 4 रुपीज, वो गिफ्ट में दे दिए। वो कह रहा नहीं चाहिए भाई मुझे 6 रुपीज, अभी भी अनपढ़ है। वो कह रहा नहीं ले, तो लेना ही पड़ेगा। डोनी को गिफ्ट एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो इसलिए डोनर अगर वॉलंटरली गिफ्ट दे रहा है विदाउट कंसेशन तो डोनी का पॉइंट नंबर 2 गिफ्ट डीड में क्या होना चाहिए? डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। आगे देखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ गिफ्ट ऑफन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मस्ट एंड दैट ऑफ मूवेबल करो उधर, एंड दैट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑप्शनल। A gift deed requires dash compulsory attestation by witnesses. थर्ड पॉइंट जो गिफ्ट डीड में आपको याद रखना है वो ये है, अंडरलाइन, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। स्टूडेंट को ये झेपता नहीं बोला क्या? एटलीस्ट 2 विटनेस। और मतलब क्या? अरे दोस्तों, पार्टनरशिप डीड में हर एक पार्टनर को एक विटनेस था। लीज डीड में लेसर को 1 विटनेस था, लेसी को 1 था। और यस और नो? इंडिविजुअल बॉन्ड हर जगह हम देख चुके हैं जहां पर भी विटनेसेस है, एक विटनेस होता है एक पर्सन को। बट गिफ्ट डीड एक ऐसा डीड है सारे डॉक्यूमेंट्स डीड्स और डीड्स में से जहां पर डोनर को 2 विटनेसेस है। डोनर जब साइन करेगा ना उसके आगे 2 विटनेसेस आएंगे, डोनी के साइन के आगे 2 विटनेसेस आएंगे। अब आप ये 3 पॉइंट्स को अगर देखोगे, मैं अगर पेपर चेक करूं, गिफ्ट डीड का प्रोफार्मा एग्जाम में आ गया और स्टूडेंट ने ड्राफ्ट कर दिया,
मैं सबसे पहले देखूंगा उसने डोनर को कितने विटनेसेस दिखाया। अगर उसने डोनर को 2 विटनेस दिखाया मतलब स्टूडेंट को गिफ्ट डीड का प्रोफार्मा पता है। फिर मैं दूसरा पॉइंट देखूंगा क्या उसके गिफ्ट डीड के एग्रीमेंट में उस डोनी ने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया है क्या, डोनर ने गिफ्ट को वॉलंटरली विदाउट कंसेशन दिया है क्या। ये 3 डिटेल्स मैं हर गिफ्ट डीड के प्रोफार्मा में क्रॉस चेक करूंगा एज अ पेपर चेकर। अगर ये तीनों मौजूद है तो ही मैं मार्क्स दूंगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है आई विल गिव वेरी लेस मार्क्स, लेस नहीं वेरी लेस मार्क्स, जस्ट लिखा है इसलिए कुछ आधा 1 मार्क, अदरवाइज आई विल नॉट गिव मार्क्स बिकॉज इस स्टूडेंट को गिफ्ट डीड का ड्राफ्टिंग पता नहीं है। क्लियर हो गया। ये तीनों पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है। मैंने जो बोला सबको समझा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम का, जैसे पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं। उससे पहले भी और उसके बाद भी एक बार क्वेश्चन पूछा है। आई एम शोइंग ओनली 1 क्वेश्चन। जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्या दिया उधर, अरे पढ़ो ना। X desires to gift his flat to Y, ड्राफ्ट अ गिफ्ट डीड। सिंपल, सिर्फ X डोनर है, Y डोनी है, इतना दे दिया और फ्लैट दे दिया। अब इसको लेकर आपको गिफ्ट डीड ड्राफ्ट करना है। आपके नोट्स में आ जाओ, गिफ्ट डीड का प्रोफार्मा जो वहां पर दिया है, पॉइंट्स जो मैं मार्क करके दे रहा हूं उतना ही हाईलाइट करो। पॉइंट नंबर 1, दिस डीड ऑफ गिफ्ट is executed on. Point number 1, this deed of gift is executed on. Same thing देखा हमने, dash day of dash between dash aged dash years son of dash residing at dash back bracket में hereafter called donor and again dash dash करके hereafter called डोनी। तो पहला पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, डोनर डोनी के डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, whereas the donor absolutely of his own free will and accord and while in a sound state of mind is desirous of making a gift of his property dash situated at dash to the donee। अगर मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूं तो यहां पर डोनर वॉलंटरली गिफ्ट दे रहा है और प्रॉपर्टी की डिटेल्स वो आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड वॉलंटरी गिफ्ट। अरे यस और नो, सबको समझ रहा है क्या? प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंड गिफ्ट वॉलंटरली आ रहा है, वो आना जरूरी है। आई होप इट इज क्लियर। आगे पॉइंट नंबर 2, द डोनर इज मेकिंग द गिफ्ट ऑफ अफोर मेंशन्ड प्रॉपर्टी आउट ऑफ हिज डैश नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ओ, वॉलंटरी के साथ साथ यहां पर विदाउट कंसिडरेशन का वो पॉइंट आ गया। इट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन हुआ ना वो। That consideration is not in cash over here. It is not बोलो, it is in out of natural love and affection. Then आगे, the donor or his heirs will have no interest in the property dash after making the gift. गिफ्ट होने के बाद, गिफ्ट देने के बाद उस प्रॉपर्टी में अब डोनर का कोई स्वार्थ और इंटरेस्ट रहेगा नहीं, ये बताना है। एंड लास्ट पॉइंट, डोनी hereby accepts the said transfer made by donor। ये देना क्यों जरूरी है? अरे हमने देखा था ना, डोनी ने एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। डोनर का सिर्फ गिफ्ट देके चलेगा क्या? नहीं। सो डोनी मस्ट शो द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट गिफ्ट। इट इज गिवन एक्सेप्ट द सेड ट्रांसफर मेड बाय डोनर ऑफ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इन रुपीज इज डैश ओनली। आगे, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हेयर टू हैव पुट देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स ऑन द डीड ऑफ गिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। नीचे दिया सिग्नेचर, जस्ट उधर करेक्ट करो, मे बी आपके नोट्स में, आई डोंट नो। सिग्नेचर डोनर होना चाहिए आगे, जस्ट कट दैट सिग्नेचर। सिग्नेचर डोनर और कितने विटनेसेस है? 2। देन उसके बाद सिग्नेचर डोनी और सिग्नेचर डोनी के आगे कितने विटनेसेस है? अगेन 2। डोनर को 2 विटनेसेस एंड डोनी को 2 विटनेसेस। अरे समझ आएगी नहीं? हो गया ना? अगर मैं पेपर चेक करूं, मुझे दिखा वहां पर 2 विटनेसेस दिए आपने बराबर, आपने वहां पर डोनी का गिफ्ट एक्सेप्ट किया हुआ दिखाया है, आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन और वॉलंटरली दिखा दिया है, और इनिशियली डोनर डोनी के डिटेल्स दे दिए। आई विल गिव यू आउट ऑफ मार्क्स। मैं अगेन बता रहा हूं, इन डीड्स डॉक्यूमेंट्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं दोस्तों, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स व्हेन दे ब्रिंग देयर आंसर शीट आफ्टर गिविंग 500 रुपीज। इंस्टीट्यूट का जब आंसर शीट कॉल करते हैं ना, आई हैव सीन मेनी क्वेश्चन पेपर्स, इनफैक्ट आंसर शीट्स, जहां पर स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस में आउट ऑफ मार्क्स मिले डीड्स और डॉक्यूमेंट्स में। बट
किसी और जगह पे सिली मिस्टेक्स कर दी। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ रहा है? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां पर आप जब घर में पढ़ोगे आपने क्या करना चाहिए? एक डीड और डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर लिया, मान लो लीज डीड, आपने उसके बाद पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट कर दिया, गिफ्ट डीड ड्राफ्ट कर दिया। तीनों के बीच का डिफरेंस याद रखने का, और डिफरेंस सिर्फ एक तो पार्टीज के नाम में है, और जहां पर डोनर के लिए 2 विटनेसेस है वो याद रखना गिफ्ट डीड में, बाकी सब जगह 1 विटनेसेस है। इस तरह से आप घर में रिकलेक्ट करोगे, याद करोगे, तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होगा नहीं। वी हैव कंप्लीटेड दैट गिफ्ट डीड, वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। पर ये सुनो, इफ यू सी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अभी स्क्रीन पर बता रहा हूं, काफी स्टूडेंट्स को ये बात कंपनीज एक्ट में हम देख चुके हैं और पहले से ही पता होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। बट यहां पर हम ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। डोंट रेफर टू दैट कंटेंट और ड्राफ्टिंग हो देयर। मुझे बोलो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉजेस होते हैं? 7 क्लॉजेस होते हैं, ऐसे मैं सुन रहा हूं। 6 क्लॉजेस होते हैं, 6। जो 7 बोल रहा है उसको एक बार गुड मॉर्निंग करो, गुड आफ्टरनून करो, गुड नाइट करो। व्हाट इज द फर्स्ट क्लॉज? नेम क्लॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इन 6 क्लॉजेस में से कौन सा क्लॉज चेंज नहीं होता है? लायबिलिटी क्लॉज एंड एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। बाकी चारों क्लॉजेस अल्टर होते हैं। नेम क्लॉज को लेकर हम लोग ये पॉइंट देख चुके हैं, नेम मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। करेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होने चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में द कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ डैश, मतलब सिर्फ स्टेट का नाम आएगा, बाकी डिटेल एड्रेस आएगा क्या? नहीं। बिकॉज क्यों नहीं आता है? सुन लो, मैंने बताया अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में डिटेल एड्रेस दिया गया और मान लो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया तो हर बार मेमोरेंडम अल्टर होगा। मेमोरेंडम को अल्टर करना लेंथी प्रोसीजर है, इट इज नॉट दैट इजी। इसलिए हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट होता है, मतलब जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट नहीं होता तब तक अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम माना नहीं जाएगा। सो इफ यू नो दिस। उसके बाद हमने लायबिलिटी क्लॉज में देखा था लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। कैपिटल क्लॉज में देखा था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आएगा और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर आएगा। अरे पता है कि नहीं, मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड फेस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो इशूड कैपिटल होता है। और एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज में किन के नाम आएंगे? अरे बोलो भाई, प्रमोटर्स के नाम आएंगे, और प्रमोटर के नाम, डिटेल्स, विटनेसेस, उनके लिए और उनका ऑक्यूपेशन और उनका साइन आएगा। अगर ये मुझे पता है तो मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करने के लिए आ गया तो मुझे ध्यान रखना है कि 6 कंटेंट्स और 6 क्लॉजेस होने चाहिए। अब देख लो नीचे, इतना सिंपल पॉइंट है, मुझे डिस्कस करने की जगह आपसे मार्क करते जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड दिया है, नीचे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। पहला क्लॉज क्या है? सब लोग बोलो। नेम क्लॉज डायरेक्टली दिया, नेम ऑफ द कंपनीज डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा क्लॉज रजिस्टर ऑफिस ऑफ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, दिया ना। तीसरा क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा क्लॉज लायबिलिटी क्लॉज। फोर्थ क्लॉज कौन सा है? लायबिलिटी क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अब देखना, ऑब्जेक्ट्स के बाद लायबिलिटी क्लॉज मैंने मार्क किया, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। ध्यान दो आगे, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिया है ऑफ द कंपनीज रुपीज डैश डैश डिवाइडेड इनटू डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। मतलब ये जो आएगा ना यहाँ पर, हाँ ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पर फेस वैल्यू आएगा। लिखो मत, मैं आपको समझने के लिए दे रहा हूँ वहाँ पर। एंड हेल्ड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड विथ पावर्स to consolidate, subdivide, reduce, increase or change the conditions of issue or type of shares from time to time। मतलब इसको हम अल्टर कर सकते हैं, ये लिखा है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कौन सा क्लॉज है? एसोसिएशन ऑब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लॉज। उसमें देखो, वी द सेवरल पर्संस whose names, addresses and descriptions are subscribed hereunder are desirous of being formed into a company
in pursuance of this memorandum of association and will respectively agree to take the number of shares in the capital of company set opposite to our respective names. सारे promoters का serial number, name, address, occupation, number of shares to be taken by each subscriber, उनका sign और उनके लिए witnesses के name, details, address आएंगे, names and details आएंगे ना. नीचे dated dash, this day of dash, date, month and year आएगा, at dash मतलब place आएगा. बट अगर एग्जाम में कुछ दिया नहीं है हम डैश डैश ही लिखेंगे. और भूलो मत, मैंने कहा है कोई भी डीड और डॉक्यूमेंट हो उसको एंड में बोलो, एंड में. जो नहीं बोलेगा उसको पाप लगेगा, ध्यान दो, एंड में. उसको हम एक बॉक्स में डालेंगे. गिफ्ट डीड हो, इंडेमिटी बॉन्ड हो, एफिडेविट हो, जो भी डीड डॉक्यूमेंट देखा है, इवन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट हो गया, वैसे बॉक्स में डालना है. सबको क्लियर है? लॉक कर दूं? ओके. तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो सब लोग. आपने आज तक कभी भी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखा है क्या? एनुअल रिपोर्ट अगर नहीं देखा है तो घर जाने के बाद गूगल पर जाके एनुअल रिपोर्ट, जिस कंपनी का तुम्हें नाम याद आता है लिस्टेड कंपनी का, वो डाल देने का. एनुअल रिपोर्ट ऑफ, मान लो आपके दिमाग में रनबैक से आ गया जो अब सन फार्मा हो गई है, तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ सन फार्मा डाल दिया, या एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस डाल दिया, एनुअल रिपोर्ट ऑफ टीसीएस डाल दिया. आपको जैसे आप एनुअल रिपोर्ट डालोगे आपको उसका पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा गूगल पर, सॉफ्ट कॉपी. एक बार उस एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स को देखो. इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स को एक बार देख लो, सिर्फ आपको पता चलेगा. 2-3 एनुअल रिपोर्ट जब आप देखोगे ना आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट का जो इंडेक्स होता है ना वो लगभग सबका सेम होता है. बिकॉज अगर कोई कंपनी एनुअल रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगी, बनाएगी, तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर कौन से कंटेंट्स होने चाहिए ये इंडेक्स में दिया होता है. कौन से कंटेंट्स है उसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर 4 मार्क्स. क्वेश्चन कैसा है एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं पहले. यू गेट टू नो. जस्ट सी ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू. Yes. Please read that question on the screen, all of you. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो प्लीज. स्टेट द कंटेंट्स. अगेन क्वेश्चन पढ़ो. स्टेट द कंटेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ड्राफ्टिंग एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी. क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा? 5 मार्क्स. और ये बहुत पहले मई 2010 में पूछा था, उसके बाद अभी तक रिपीट नहीं हुआ है. मई 2012 का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड. आपके एग्जाम अगर आता है स्टेट द कंटेंट्स, मुझे सिर्फ कंटेंट्स लिखने हैं, मुझे एनुअल रिपोर्ट को ड्राफ्ट नहीं करना है. एनुअल रिपोर्ट के ड्राफ्टिंग में कौन से कंटेंट्स को लिखना है इसको लेकर 5 मार्क्स है. आपके मटेरियल में आप देखोगे पेज नंबर 157 पर नोट्स में कंटेंट्स ऐसे 26 कंटेंट्स है, वहां पर 26 कंटेंट्स दिए मैंने. मिला है क्या? अब इन 26 कंटेंट्स को कैसे याद रखने का उसका एक टेक्निक है, वो मैं आपको दे रहा हूं. तो सब लोग मेरे साथ जैसे मैं मार्क कर रहा हूं, प्लीज मार्क दैट. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक, जैसे मैं कर रहा हूं देखो स्क्रीन पर, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक आप लिखोगे पार्ट 1. पॉइंट नंबर 9 से लेकर पॉइंट नंबर 12 तक आप लिखोगे पार्ट 2. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं, एग्जाम हॉल में नहीं लिख लेगा ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2. देन पॉइंट नंबर 13 से लेकर पॉइंट नंबर 18 तक पार्ट 3. पॉइंट नंबर 19 एंड 20
इनका एक ही पॉइंट होगा, 19 एंड 20 ओनली 1 पॉइंट। पार्ट 4 19 एंड 20 दो ही पॉइंट है ना, और फिर 21 से लेके 26 अगेन पार्ट 5। लिखा सबने ऐसा, और लिखा क्या? अब पार्ट 3 कहां से स्टार्ट होता है? 13 से लेकर 18 तक। एक बार पढ़ लो सब लोग, पार्ट 3 पढ़ लो। मैंने कहा पढ़ लो मतलब यू हैव टू रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, यू हैव टू रीड। अरे ऑडिटर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये तो हमें पता है। पार्ट 3 पढ़ा, मज्जा दिखनी मज्जा। पार्ट 5 पढ़ो, पार्ट 5 मज्जा। मज्जा। पार्ट 5 में कितनी है? 6 पॉइंट्स। ओ पार्ट 3 और 5 में ओनली डिफरेंस इज द वर्ड कंसोलिडेटेड। मतलब अगर मैं कहूं पहला पॉइंट जो पार्ट 3 का है ऑडिटर्स रिपोर्ट, यहां पर मैं लिखूंगा ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर पढ़ूंगा बैलेंस शीट, यहां पर कहूंगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो 26 पॉइंट में से 12 पॉइंट आसान हो गए। मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स याद रखना है, तो मैंने वो टेक्निक बताया, पहले पार्ट 3 पार्ट 5 12 पॉइंट्स याद रह गए। अब पार्ट 4 के 2 पॉइंट्स पढ़ो। पार्ट 4 के क्या दिया? स्टेटमेंट पर्सन टू सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उधर दिया इंफॉर्मेशन ऑन सब्सिडियरी कंपनीज। ओ मतलब ये पार्ट 4 सब्सिडी कंपनीज को लेकर और उनके स्टेटमेंट्स को लेकर है। सब्सिडी कंपनीज को लेकर 2 पॉइंट था, एक था उनका स्टेटमेंट एज पर दी कंपनीज एक्ट और एक इंफॉर्मेशन ऑन सब्सिडी कंपनीज। 12 और 2 कितने हुए? 14। पार्ट 2 पढ़ो जरा। पार्ट 2 कंपनी के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल्स पिछले 10 साल के हाईलाइटेड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पिछले 5 साल के, जो भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल्स है वो ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसका, आपको पता है ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है। देन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट लिखो उधर आगे, रिपोर्ट ये भी देना होता है। व्हाट इज दिस? उसको ब्रेक करो। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बोर्ड ही कंपनी के अंदर का इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, कितना रिस्की है, इसका खुद एनालिसिस करके अपना रिपोर्ट देते हैं। ध्यान दो, हर कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट को ये लिख कर देना होता है शेयर होल्डर्स को कि आपका पैसा हमारी कंपनी में कितना सेफ रहेगा, ये वो खुद लिख कर देंगे। और कल को उन्होंने जो लिख कर दिया वैसा नहीं हुआ, दे आर अकाउंटेबल। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में कंपनी के उस पर्टिकुलर रिस्क प्रोफाइल के बारे में लिखेंगे वो। सबको समझ रहा है? देन अभी तक कितने क्लॉजेस देखे? पार्ट 2 देख लिया, 3 और 5 तो सेम है, और 4th के 2 पॉइंट है। मतलब ये 2 में कितने पॉइंट्स थे? 4, तो 14 और 4 18 हुए। मतलब पार्ट 1 में 8 पॉइंट्स है। वो 8 पॉइंट्स अगर आप देखोगे बहुत जनरल नेचर के, जनरल देखो, कंपनी की जानकारी, कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टॉप लेवल में कौन है, मिडिल में कौन है, लोअर में कौन है, कंपनी के अलग अलग टीम के लीडर्स, देन उनकी जानकारी, कंपनी के साथ जुड़े हुए जो पीपल है, जो जैसे चेयरमैन कम एमडी किसी और कंपनी का है, कोई कंपनी का हम कह सकते हैं पैनल पर कोई बाहर का एक सेलिब्रिटी है, कोई भी लोग जो जुड़े हैं, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के टॉप क्लास कस्टमर्स, वो पीपल में आएंगे। कंपनी के टॉप क्लास एम्प्लॉयज जिनका वजह से कंपनी में वैलिडेशन हो रहा है, कंपनी से साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो पीपल में आएगा। टेक्नोलॉजी मतलब कंपनी लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कंपनी किस लेवल पर है टेक्नोलॉजी के, वो वहां पर आएगा। उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन जिसमें वर्ल्ड का मैप आएगा और वहां पर कंपनी के वर्ल्ड में और कहां पर लोकेशन है उसके डिटेल्स आएंगे। कॉर्पोरेट 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 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ CSR, कंपनी ने क्या CSR किया था उस अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल में, वो भी आएगा। आई होप यू नो दिस। एथिक्स में हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट मतलब क्या?
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट देंगे, ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है ना, उस रिपोर्ट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिपोर्ट देते हैं कि ऑडिटर ने जो भी कमेंट्स दिए उन कमेंट्स को लेकर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आता है। तो ऐसा डायरेक्टर्स रिपोर्ट वहां पर पॉइंट नंबर 8 में आएगा। अगर मैं उसे समझने की कोशिश करूं तो ये 1 to 8 पॉइंट्स, पहला पॉइंट कंपनी इंफॉर्मेशन वो सेम होना चाहिए, बट इंटरनल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। मान लो आपने पहले लीडरशिप टीम लिख लिया, पीपल लिख दिया, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखा, चलेगा। मैं आपको कह रहा हूं इसके लिए सिंपल हिंट, 2-3 कंपनीज के आप जब प्रोफाइल इंडेक्स का एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना, आपको पता चलेगा मेन कंटेंट्स सबके सेम होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत 19-20 चेंज होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, हाँ आप एग्जाम हॉल में लिखते वक्त कंपनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद थोड़ा बहुत इंटरनल चेंज हो सकता है, बट आप पार्ट 5 को पहले लिखोगे नहीं। सर ने कहा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पार्ट 5 पे लिख दिया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पार्ट नहीं, कंपनी इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप टीम, ऐसे आना चाहिए ना। अब ये 26 कंटेंट, अगेन वो क्वेश्चन देखो, आपको रियलाइज होगा वो क्वेश्चन देखने के बाद। सॉरी, क्वेश्चन कितने मार्क के लिए था? 5 मार्क। स्टेट द कंटेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ड्राफ्टिंग एन एनुअल रिपोर्ट। ड्राफ्ट कर पाओगे? लिख पाओगे आप? मैं सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, ऊपर के 8-10 याद रखने के, नीचे से 10-15, मतलब यू हैव टू रीड बोथ वेज। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट टेक्निक। सबको क्लियर ना? मैं कहूंगा आपके नोट्स में फिर से एक बार पेज नंबर 150 पर आ जाओ सब लोग, 150 पर क्विकली आओ ना, पेज नंबर 150 पर आओ। अच्छा लगता है पेज नंबर 150 पर। हो गया ना? कल मैंने पॉइंट मार्क करके दिए थे, 1 to 8 हमें करना है। 1 to 8 तक हो गया जादू। देखो हमने कल कहा था कि इंडेमिटी बॉन्ड, गिफ्ट डीड, मेमोरेंडम और एनुअल रिपोर्ट तक ही पढ़ना था ना। मैं एक बार नजर घुमा जरा, सारे 8 हो गए क्या? मैंने स्किप किया कुछ? स्किप तो नहीं किया ना? हो गया ना सब? अब क्या करते पता है, ये 8 के बाद इधर ये जो दिख रहा है ना 14, ये जरा हटके है, अलग है, प्रेस रिलीजेस, वो पढ़ते हैं। उसका 9 से लेके 13 तक कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है, इसलिए पॉइंट नंबर 14 पढ़ते हैं, प्रेस रिलीजेस, और वो इमीडिएटली कंटिन्यूसली आपके नोट्स में दिया है। डरो मत, आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं। कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट पेज नंबर 157 पर है, 158 पर प्रेस रिलीजेस आपका वेट कर रहा है। आओ, मुझे पढ़ो, मुझे समझाओ और समझो। पेज नंबर 158 पर प्रेस रिलीजेस। ओ प्रेस रिलीजेस, प्रेस रिलीजेस, ऐसा कुछ सुना है आपने? प्रेस रिलीजेस अभी अभी सुना है? मेरे मुंह से अभी अभी सुना है प्रेस रिलीजेस, या इससे पहले सुना है? वर्चुअल स्टूडेंट्स एक बार एसएमएस करके बोलो कब सुना है, करके तो देखो। एसएमएस रिप्लाई करूंगा मैं, नंबर दूंगा आपको दूंगा, लाइव स्टूडेंट्स को नहीं, ओनली आपको। प्रेस रिलीजेस, प्रेस रिलीजेस। अब ये प्रेस रिलीजेस एग्जैक्टली क्या है तो ध्यान दो प्लीज। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सीए के स्टूडेंट्स को ये पूछना पड़ता है, जो सीए पढ़े उनको, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सर पहले ही इतने बिजी है, कहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? बट पढ़ते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ईमानदारी से पढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट्स, एक बार हाथ ऊपर करो, कितने स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप भी हाथ ऊपर करो, मैं देख रहा हूँ, ऐसा समझ के हाथ ऊपर करो। नहीं पढ़ते? क्या हाल कर रहे हो? अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अच्छा, इससे पहले कभी पढ़ा है न्यूज़पेपर? हाँ, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, न्यूज़पेपर सबने पढ़ा है, वेरी गुड। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी भी आपने लाइफ में पढ़ा होगा सीए में आने से पहले, कभी आपने ऐसा न्यूज़ पढ़ा है कि इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड ने 351 रन बना लिए और फिर इंडिया ने उनको हरा दिया? अब ऐसी न्यूज़ मान लो पेपर में आ गई, इंडिया बेट इंग्लैंड बाय 3 विकेट्स, आपको पढ़ने में मजा आएगा? नहीं। ध्यान दो, न्यूज़पेपर का, हर एक न्यूज़पेपर का एक जर्नलिस्टिक स्टाइल होता है। क्या होता है? जर्नलिस्टिक स्टाइल। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके घर में मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, आपके घर में पिछले 10-15 सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और एक दिन अचानक से आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दे दिया, बोला आप पढ़ो, आपको उसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने की आदत है तो।
सेम थिंग मराठी न्यूज़पेपर्स में होता है या हिंदी न्यूज़पेपर्स में होता है। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसको अगर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो और एक दिन अचानक से उसको चेंज करके कोई दूसरा न्यूज़पेपर दे दिया उसी लैंग्वेज का, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट कंफर्टेबली। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी नॉट बी एबल टू रीड, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट कंफर्टेबली, आपको डिस्कंफर्ट महसूस होगा। रीजन इज न्यूज भले ही सेम हो, हर एक न्यूज़पेपर एजेंसी अपने न्यूज़ को अपने तरीके से ड्राफ्ट करते हैं और उसको कहते हैं जर्नलिस्टिक स्टाइल। क्या कहते हैं? जर्नलिस्टिक स्टाइल। हालांकि न्यूज़ का प्रोफार्मा फिक्स्ड है दोस्तों। कैसे? ध्यान दो, किसी भी न्यूज़ के इंट्रोडक्शन में ध्यान दो, न्यूज़ के बिगिनिंग में नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट आता है। आप कभी देखो न्यूज़ में नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट या पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा आएगा, या नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट आता है सबसे पहले न्यूज के बिगिनिंग में। नंबर 1 नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट। नंबर 2 जिस जगह की वो न्यूज है उस जगह का नाम और डेट आएगा। मान लो पुणे में इंडिया इंग्लैंड की मैच हुई है और आप मुंबई में बैठे हो तो मुंबई की न्यूज़पेपर में मुंबई नहीं आएगा, पुणे ही आएगा, पुणे। और मान लो जो डेट था वही आएगा, मतलब जिस जगह का न्यूज है उसका नेम, सॉरी क्या आएगा, डेट एंड प्लेस। अच्छा, तो सर आप हमें बता रहे हो कि न्यूज़पेपर के न्यूज़ को ड्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहले नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट आता है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 प्लेस एंड डेट, जिस जगह का न्यूज़ है वो आएगा। अरे सुनो, उसके बाद जब न्यूज़ ड्राफ्ट होती है ना, ध्यान दो, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूज़ इज इन ऑलवेज अ समरी फॉर्मेट। पूरी न्यूज़ का समरी होता है इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट पैराग्राफ में पूरे न्यूज़ का समरी होगा। और हर एक न्यूज़ को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइटल एंड सब टाइटल। बोलो मत, टाइटल एंड सब टाइटल। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया 3 विकेट से। अब इस न्यूज का टाइटल थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग उसे इंटरेस्ट से पढ़े। तो टाइटल आ गया, यंगिस्तान इंडिया ने इंग्लैंड को 2 डाला, यंगिस्तान इंडिया ने, या यंग ब्रिगेड इंडिया ने इंग्लैंड को 2 डाला। फिर उसमें सब टाइटल क्या है, मैन ऑफ द मैच केदार जाधव एंड फॉर हिज सॉलिड परफॉर्मेंस वी कैन से विराट कोहली का भी नाम आ गया सब टाइटल में। तो मैन ऑफ द मैच केदार जाधव ये सब टाइटल में आ गया। दोस्तों ध्यान दो, उसका टाइटल आया, सब टाइटल आया, मतलब कोई भी न्यूज आप पढ़ते हो उसके लिए टाइटल होता है। अगर उस टाइटल के साथ साथ सब टाइटल दे दिया, लोगों को कई बार टाइटल सब टाइटल पढ़ के भी लोग आगे जाते हैं अगली न्यूज पर। जिनके पास देखो जो न्यूज ड्राफ्ट करते हैं ना दोस्तों, ध्यान दो, न्यूज कौन पढ़ता है? न्यूज़पेपर हर एक वर्ग का व्यक्ति पढ़ता है, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 9 years 10 years किड से लेके 70-80 साल के व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति न्यूज़पेपर को पढ़ेगा। अब प्लीज ध्यान दो, जो लोग काफी अपने वक्त और हम कह सकते हैं वक्त टाइम मैनेजमेंट करने में लगे हैं, जो काफी बिजी है अपने जॉब में या बिजनेस में, वो लोग सिर्फ टाइटल सब टाइटल पढ़ के आगे जाएंगे। जिनके पास थोड़ा ज्यादा वक्त है वो सब टाइटल पढ़ के फर्स्ट पर आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेंगे जिसमें लिखा होगा कि इंग्लैंड मेड 350 इन देयर 50 overs फॉर 7 विकेट्स एंड देयर आफ्टर इंडिया बेट देम जस्ट 2 overs रिमेनिंग विद 3 विकेट्स इन हैंड। पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में पूरे मैच का समरी आ गया। जिनके पास थोड़ा वक्त ज्यादा है वो लोग फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ेंगे टाइटल सब टाइटल के साथ। अरे समझ रहा है कि नहीं? बट जिनके पास वक्त ही वक्त है और जिन्होंने मैच भी देखा था वो आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंडिया ने टॉस जीता, इंडिया ने पहले बॉलिंग की, फिर वो चेक करते बराबर जैसे मैंने देखा वैसे हुआ है कि नहीं, पर न्यूज में क्रॉस चेक करते। मतलब ये हर एक वर्ग के लिए क्या है, न्यूज है। हर एक, आपने कभी ऐसा फेस किया है कि नहीं, जो आपने वहां पर मैच देखी है बाद में आप वही आके फिर से पढ़ते हो, कंफर्म करते हो? ऐसे इंडिया में काफी लोग हैं। मैं मैच का एग्जांपल ले रहा हूं, ये काफी न्यूज के साथ भी हो सकता है। बट एक चीज ध्यान दो दोस्तों, मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूं, प्लीज लिसन। ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, इसको ऑफिशियल प्रेस रिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब हर एक न्यूज़पेपर का ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। ध्यान दो, न्यूज़पेपर का प्रेस रिलीज क्यों जरूरी है? अगर मैं एक मान लो ट्रेन हादसा हो गया, ट्रेन हादसा, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया न्यूज में कि 7 लोगों की डेथ हो गई, 40 घायल है। इंडियन एक्सप्रेस में आ गया 5 लोगों की डेथ हो गई, 30 घायल है। ऐसा होता है कि नहीं? बिकॉज न्यूज़पेपर के प्रेस रिलीजेस में हर एक व्यक्ति, हर एक न्यूज़पेपर एजेंसी अपने अपने सोर्स के तहत न्यूज को ड्राफ्ट करता है। आई होप यू गेटिंग? 19-20 फर्क आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए उस न्यूज के, हम कहते हैं न्यूज के एक्यूरेसी पर आप सवाल उठा सकते हो अगर न्यूज में कुछ गड़बड़ी है तो।
इसलिए न्यूज़पेपर एजेंसीज उसकी जिम्मेदारियां लेती है, और जिस न्यूज़ की वो जिम्मेदारी लेता है उसे कहते हैं ऑफिशियल प्रेस रिलीज। ऑफिशियल इसलिए ड्राफ्ट करते हैं उनको 100 बार सोचना होता है, जो न्यूज़ वो ड्राफ्ट कर रहे हैं वो 19-20 उनका सोर्स सही है कि नहीं। मैंने आपको अभी कौन से न्यूज़पेपर रिलीज के बारे में बताया? ऑफिशियल न्यूज़पेपर रिलीज। ऑफिशियल न्यूज़पेपर रिलीज को अगर ड्राफ्ट करना है, नोट्स में देखो मत, मुझे बोलो सबसे पहले क्या करना है। हर न्यूज कौन से स्टाइल में होनी चाहिए? जर्नलिस्टिक स्टाइल में। हर एक न्यूज के लिए टाइटल एंड सब टाइटल होना चाहिए। देन नंबर 2, कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम होना चाहिए। नंबर 3, डेट एंड प्लेस होना चाहिए। नंबर 4, इंट्रोडक्शन मस्ट बी इन समरी फॉर्मेट। हो गया ना न्यूज़पेपर का ऑफिशियल प्रेसेज। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया तो उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस होता है। लेट अस सी इन योर नोट्स। आपकी नोट्स में न्यूज़पेपर प्रेस रिलीज दिख रहा है, वहां पर मैं पढ़ रहा हूं, प्रेस रिलीज शुड बी रिटन इन डैश स्टाइल, अंडरलाइन जर्नलिस्टिक स्टाइल। दोस्तों एग्जाम का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं। एग्जाम में इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। शॉर्ट नोट ऑन प्रेस रिलीजेस ऐसा पूछा है। शॉर्ट नोट ऑन प्रेस रिलीजेस, यू हैव टू राइट दैट थ्योरी पार्ट। जर्नलिस्टिक स्टाइल, there should not have any loose ends. What is that loose ends? हर एक न्यूज का प्रॉपर बिगिनिंग और प्रॉपर एंड होना चाहिए। should not be having any loose ends. Number 3, introduction. Introduction should be in dash format, summary format, as it is a news story. Name of the organization from where the release is issued is given on top, जिसको हम कहते हैं सोर्स, और जिसको मैं कहता हूं कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर अक्सर पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। डेट एंड प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द टॉप राइट साइड। अगर तसल्ली करनी है ना, घर जाके कोई भी न्यूज़पेपर निकालो, you'll get to know all these points over there. Then release should have a dash and dash, title and subtitle also. सारे 5-6 पॉइंट्स कवर कर लिए मैंने। अरे बोलो भाई। और जिस रिलीज को हमने पढ़ा अभी उसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज कहते हैं। उसके नीचे और एक लिस्ट दिया है, नॉन ऑफिशियल प्रेस रिलीज। मिला है क्या? ये अनऑफिशियल प्रेस रिलीज, नॉन ऑफिशियल प्रेस रिलीज, ये क्या होता है? ध्यान दो सब लोग। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स उस पेज पर कभी गए हैं, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स डोंट गो ऑन दैट पेज, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट जो एलोकेशन कंपटीशन वगैरह में पार्ट लेते हैं वो उस पेज पे जाते हैं। हर एक न्यूज़पेपर में उनका एक एडिटोरियल पेज होता है। एडिटोरियल पेज में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक राइटर अपने व्यूज देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्सर एक राइटर है शोभा डे, who is a disputed writer. She always writes some matter which goes into dispute and there is a, we can say, debate on it. शोभा डे अगर कोई आर्टिकल लिखती है, वो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज में राइटर्स व्यूज के इसमें छपता है। अब ध्यान दो, इसको नॉन ऑफिशियल प्रेस रिलीज क्यों कहते हैं? जब भी आर्टिकल छपता है, आर्टिकल के साथ उस पर्टिकुलर राइटर का फोटो, उसका ईमेल आईडी, नाउअडेज क्या होता है, ईमेल आईडी दिया था है, और क्लियरली उधर नीचे एस्ट्रिस्क करके लिखा था है ये व्यूज राइटर के व्यूज है, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर एजेंसी के व्यूज नहीं है। क्यों? अगर उस न्यूज में कुछ गड़बड़ी है, उस आर्टिकल में कुछ गड़बड़ी है, इसकी जिम्मेदारी न्यूज़पेपर एजेंसी नहीं लेता है, इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। आप उसकी ईमेल पर कांटेक्ट करो। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहेगा। हर एक न्यूज़पेपर में आपको ऐसा एक नॉन ऑफिशियल प्रेस मिलेगा। पढ़ो उधर क्या लिखा है, इट इज डिजायरेबल टू मेंशन द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द रिलीज एंड हिज टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। पहले टेलीफोन नंबर देते थे, अब नहीं देते, अब ईमेल आईडी सीधा। टेलीफोन दिया तो गड़बड़ होती, सो ईमेल आईडी। आई होप यू गॉट इट। सो डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन और हिज ईमेल आईडी। और ये कौन सा रिलीज है दोस्तों? नॉन ऑफिशियल। तो मुझे बोलो न्यूज़पेपर के रिलीजेस कितने हैं? 2। एक है ऑफिशियल प्रेस रिलीज, दूसरा नॉन ऑफिशियल प्रेस रिलीज। और जिम्मेदारी न्यूज़पेपर एजेंसी किसके लिए है? ऑफिशियल के लिए। पहला प्रेस रिलीज का पार्ट न्यूज़पेपर प्रेस रिलीज, सबको समझा? अगेन सेकंड कॉलम में उधर देखो क्या दिया, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज। अब कोई नहीं पढ़ेगा गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, जैसे मैं बोल रहा हूं सिर्फ ध्यान दो। गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, ध्यान दो, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज। गवर्नमेंट के प्रेस रिलीजेस 4 टाइप के होते हैं, 4। डोंट रीड ओवर देयर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट विथ मी। पहला गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रेस कम्युनिक। क्या कहते हैं? प्रेस कम्युनिक। व्हाट इज इट? ध्यान दो, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस, कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स, फॉरेन डिग्नेटरीज का कोई विजिट हो गया, इसकी जानकारी पब्लिक तक जो गवर्नमेंट देती है
उसको गवर्नमेंट जिस फॉर्म में देती है उसे प्रेस कम्युनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस, फॉरेन डिग्नेटरीज का विजिट, कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स, ये जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है दोस्तों, क्या इसका कॉमन मैन पर कोई डायरेक्ट असर हो रहा है? कोई हो रहा नहीं। अरे बराक ओबामा अगर इंडिया में आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलके चले गए, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए और वो मोदी से मिलके चले गए, डोनाल्ड ट्रंप आके मोदी से मिलके चले गए, तो क्या ये कॉमन मैन की डे टू डे लाइफ पर असर करता है? बट क्योंकि वो इंडिया में आते हैं, यूएस के हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, एक हफ्ता इंडिया में उनका पूरा दौरा होता है, तो ऐसे केस में इस दौरान जो जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए दो देशों के बीच में, जो एग्रीमेंट्स हुए, जो ट्रीटी साइन हुए, इसकी जानकारी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है पब्लिक को बताना। हालांकि इसका पब्लिक पर डायरेक्टली एज सच कोई असर नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली असर नहीं हो रहा है। बट गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस और विजिट्स ऐसे पब्लिक को जो गवर्नमेंट अवेयर कराती है, वो किसके थ्रू कराती है? प्रेस कम्युनिक। और ये प्रेस कम्युनिक कैसे होता है? देखो, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए, यूएस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले, तो ऐसे केस में ये किसके लेटर हेड पर आना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, टेक इट इन द राइट सेंस। एक्सटर्नल अफेयर्स का ये जो मिनिस्ट्री है, ये हमारे फिलहाल सुषमा स्वराज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये जानकारी पब्लिक तक बताएगी कि डोनाल्ड ट्रंप हैड कम टू इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में ये ट्रीटीज हुए हैं। मतलब ध्यान दो, हर प्रेस कम्युनिक लेटर हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, लेटर ऑफ द मिनिस्ट्री होगा ना। हर प्रेस कम्युनिक किसके लेटर हेड पर होगा? मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर। अरे समझ आएगी, जिस मिनिस्ट्री की न्यूज है उसके लेटर हेड पर होगा। अरे बोलो भाई। एंड नंबर 2, बॉटम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट प्रेस कम्युनिक क्या आएगा? डेट एंड प्लेस। मतलब अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं कहूंगा इस तरह से ये प्रोफार्मा बना, इसमें मिनिस्ट्री का नाम आ गया पहले, जिस मिनिस्ट्री का वो है, और फिर बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में डेट और प्लेस आ गया, और जो भी जानकारी आपको देनी है वो यहां पर लोग लिखोगे। और यह सुनो, मुझे बोलो प्रेस कम्युनिक नंबर वन कौन से मैटर्स में प्रेस कम्युनिक आता है? इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस जिसका कॉमन मैन पर एज सच कोई असर होता नहीं है। नंबर 2, प्रेस कम्युनिक को ड्राफ्ट करना है तो किसके लेटर हेड पर आएगा? मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर। नंबर 3, प्रेस कम्युनिक के एंड में क्या आएगा? डेट और प्लेस। मतलब प्रेस कम्युनिक में क्या नहीं होता है? देयर इज नो हेडिंग, देयर इज नो टाइटल ऑब्लिक सब टाइटल। प्रेस कम्युनिक में टाइटल सब टाइटल होगा नहीं। अरे टाइटल सब टाइटल ले क्या? नहीं। प्रेस कम्युनिक को हम कहते हैं इट इज मोर फॉर्मल, ये ज्यादा फॉर्मल इन नेचर है, बिकॉज ये सीधा लेटर हेड पर जानकारी आ गई और डेट प्लेस आ गया। मोर फॉर्मल इन नेचर वो करते का। बट गवर्नमेंट का दूसरा प्रेस रिलीज जब समझोगे ना तब आपको इसका महत्व समझेगा। दूसरा प्रेस रिलीज है उसे कहते हैं प्रेस नोट। क्या कहते हैं? नोट। एक बार प्रेस नोट देखते हैं, फिर ये दोनों पॉइंट्स आपके नोट्स में मार्क करेंगे। ध्यान दो, प्रेस नोट अगेन गवर्नमेंट के वो फैसले, ध्यान दो, गवर्नमेंट के वो फैसले जो कॉमन मैन पर असर करते हैं, कॉमन मैन पर डायरेक्टली असर करते हैं, वो प्रेस नोट के थ्रू इशू होंगे। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, एलपीजी के दाम बढ़ गए, ये गवर्नमेंट के फैसले कॉमन मैन पर असर कर रहे हैं, तो ये प्रेस कम्युनिक में नहीं आएगा, ये प्रेस नोट में आएगा। प्रेस नोट और प्रेस कम्युनिक में फर्क क्या है? प्रेस नोट भी मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर होगा, मिनिस्ट्री का लेटर हेड होगा प्रेस नोट में भी, ध्यान दो। बट प्रेस नोट में जैसे मिनिस्ट्री का लेटर हेड आएगा उसके नीचे टाइटल आएगा एंड सब टाइटल भी आएगा उस न्यूज की, उस जानकारी की। फॉर एग्जांपल, टाइटल में आएगा इंक्रीज इन फ्यूल प्राइजेस, तो मिनिस्ट्री में क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का लेटर हेड होगा, उसके नीचे होगा इंक्रीज इन फ्यूल प्राइजेस, टाइटल, सब टाइटल, पेट्रोल बाय 2 रुपीज, डीजल बाय 1 रुपीज, एलपीजी बाय 5 रुपीज, सब टाइटल में आ गया। और उसके बाद उस न्यूज की डिटेल जानकारी दी जाएगी, ड्यू टू राइज इन द क्रूड प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। यस और नो?
द गवर्नमेंट has now decided, Ministry of Petroleum, to increase the petrol prices and diesel prices and LPG prices. इसकी जानकारी आ गई और नीचे लेफ्ट हैंड साइड में डेट एंड प्लेस. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रेस नोट एंड प्रेस कम्युनिक इज फ्रेंड्स, बोलो, टाइटल एंड सब टाइटल. और प्रेस नोट का असर डायरेक्टली कॉमन मैन पर होता है, प्रेस कम्युनिक का डायरेक्ट इस सच कोई असर नहीं, इनडायरेक्ट हो सकता है. सबको क्लियर है? ये डिफरेंस अगर आपको समझाना, रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, प्रेस कम्युनिक एंड प्रेस नोट दोनों 4-4 मार्क के लिए पूछे थे. प्रेस कम्युनिक एंड प्रेस नोट. अब मैं आपको बता दूं, आपके स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट के कहीं पर भी ये प्रोफार्मा ड्राफ्ट नहीं किया हुआ है, बट अगर जो हम थियरी में लिखते हैं उसका अगर हम प्रोफार्मा ड्राफ्ट कर दे तो ये डायग्राम के फॉर्म में ज्यादा आसान लगता है ना. मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके नोट्स में मटेरियल में आप आ जाओ, पेज नंबर 158 पर वो जो प्रेस कम्युनिक दिया ना, मेरे साथ मार्क करो. इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस और अनाउंसमेंट्स आर मेड. फॉर्मल है, उसके बाद कैरीज नेम ऑफ द मिनिस्ट्री है, प्लेस एंड डेट एट द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, और उसके बाद अंडरलाइन करना, नो हेडिंग और सब हेडिंग इज गिवन. मैंने बताया ना सबको? अरे बोलो भाई, आप इस प्रेस कम्युनिक को जो वहां पे दिख रहा है, सब लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं? अरे घर में ड्राफ्ट कर सकते क्या? ये डेट ऑफ प्लेस बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आएगा ना. सबको क्लियर है? नीचे बढ़ू मैं? अरे बोलो, एग्जाम में भी डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके नीचे प्रेस नोट देखते हैं. प्रेस नोट में लेस फॉर्मल, इशूड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स जो पब्लिक पर असर करेंगे, अंडरलाइन, कैरीज नेम ऑफ द मिनिस्ट्री यहां पर भी है, प्लेस डेट एंड बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर यहां पर भी है, बट यहां पर दिया हेडिंग और सब हेडिंग भी होगा. तो अगर मैं ड्राफ्ट करूं प्रेस नोट का, वहां पे प्रोफार्मा क्यों नहीं दिया? जिससे प्रेस कम्युनिक होगा वही होगा, सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग आएगा उधर. लिखते हो, लिखो ना, ड्राफ्ट करते हो, आउट ऑफ मार्क्स. जहां पर भी थियरी में आप उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, ड्रॉ करो. लेट द एग्जामिनर सी योर डायग्राम एंड गिव यू मार्क्स रादर देन रीडिंग योर थियरी. वहां पर उसे दिखा, अच्छा हेडिंग सब हेडिंग दिया, डेट प्लेस दिया, ओके, मिनिस्ट्री का लेटर हेड, विल गिव यू मार्क्स. क्लियर है? कितने प्रेस रिलीजेस देखे गवर्नमेंट के अभी तक? 2. पहला क्या था? प्रेस कम्युनिक. दूसरा प्रेस नोट. दोनों में फर्क समझा? थर्ड वहां पर हेडिंग हाईलाइट करो, सिर्फ थर्ड का क्या दिया? हैंडआउट्स. और दोस्तों पढ़ो मत, ध्यान दो, हैंडआउट्स क्या है? ये बड़े इंटरेस्टिंग है. एवरीडे लोकसभा में, राज्यसभा में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, पता आपको? और जो लोकसभा में क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब जो बहस होती है लोकसभा में क्वेश्चन आंसर सेशन का, वो सारा ब्यूरो जैसे ही उस डिस्कशन का, डिबेट का सारा हम कहते हैं पेपर के फॉर्म में, मतलब एक हैंडआउट के फॉर्म में न्यूज़पेपर एजेंसीज को गवर्नमेंट देता है. क्वेश्चन आंसर सेशन जो पार्लियामेंट में हुआ उसका गवर्नमेंट न्यूज़पेपर एजेंसी को देता है. और एक एग्जांपल, बजट आ गया. बजट जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने पढ़ लिया, उस बजट के बाद, अनाउंस होने के बाद उसकी कॉपीज न्यूज़पेपर एजेंसीज को गवर्नमेंट खुद देती है, हैंडआउट्स. देखो, प्रेस कम्युनिक और प्रेस नोट में गवर्नमेंट कोई हैंडआउट नहीं दे रहा था, यहां पर हैंडआउट्स हर एक को दिया जा रहा है. क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़पेपर रिलीज बताया था आपको. ट्रेन हादसा हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने दिखाया 5 लोगों का डेथ हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाया 7 लोगों का डेथ हुआ, इन्होंने दिखाया 40 घायल, उन्होंने दिखाया 25 घायल. सोचो ऐसा ही बजट के बाद हो. जस्ट इमेजिन, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया कि एक्साइज ड्यूटी 16% हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस कहता है नहीं 12% हुआ है. अरे क्योस हो जाएगा, क्योस. और इसलिए ध्यान दो, व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिसका गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक तक गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसी ही न्यूज जानी चाहिए, इसको घुमा फिरा के जाना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट उसका हैंडआउट्स दे देगा. हैंडआउट्स सारे न्यूज़पेपर एजेंसीज को और हम किसी प्रेस वालों को. हैंडआउट्स में एज इट इज फॉर्मेट, एक वीआईपी स्पीच है, जैसे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 31 दिसंबर को कोई भाषण हुआ डीमोनेटाइजेशन पर, तो उनके भाषण का लोग गलत मतलब ना निकाले प्रेस वाले, इसलिए सारे प्रेस वालों को उनके भाषण की एक एक कॉपी दी गई, वीआईपी स्पीचेस का एक एक कॉपी दिया था, ताकि आपके न्यूज को छापते वक्त जो इसमें दिया वैसे ही छापो, कुछ गलत छापा तो आप और हम है. ये हैंडआउट्स का मतलब होता है. मतलब हैंडआउट में दी हुई जानकारी जैसे दी है वैसे ही छापनी है. ये हैंडआउट देने के पीछे का पर्पस होता है. बट अब आप सुनो, इसमें एक पॉइंट है,
हैंडआउट्स तो जैसे है वैसे छापना है, बट गवर्नमेंट और एक प्रेस रिलीज देता है जो काफी कम लोगों को पता होता है, और उसको कहते हैं अनऑफिशियल हैंडआउट। क्या कहते हैं? सुनो ही कैसे होता है। बजट आने वाला है, बजट आने से पहले गवर्नमेंट क्या करता है, न्यूज मार्केट में फैला देता है, सर्विस टैक्स हो सकता है 18% हो। जो लोग सर्विस सेक्टर में है वो इसको प्रोटेस्ट मान लो अगर कर ले, सब एक साथ उनका एसोसिएशन जाके गवर्नमेंट को कहते हैं ऑलरेडी हमारे बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशंस में, सर्विसेज में, और 15% सर्विस टैक्स बहुत ज्यादा है, आप 18% करो, गलत है। ये बजट से पहले गवर्नमेंट ने ऐसी न्यूज फैला दी। गवर्नमेंट बोलता है किसने बोला, बजट को अभी वक्त है, किसने कहा आपको 18%? ये रूमर है, रूमर पे जाओ मत। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बैक ऑफ किया? बिकॉज लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ध्यान दो, गवर्नमेंट ने न्यूज फैलाई 18% सर्विस टैक्स होगा, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एसोसिएशन प्रोटेस्ट नहीं करता है। बजट में 18% कर दिया गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स। लोग किधर कैसे, हमने पहले ही बोला था 18% हो सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज अनऑफिशियल हैंडआउट। क्या होता है सुन लो, गवर्नमेंट जो जानकारी पर लोगों का फीडबैक चाहती है उस जानकारी को पहले ही अनऑफिशियली किसी न्यूज एजेंसी को लीक कर देती है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही से लीक करते हैं अनऑफिशियली, और लोगों का फीडबैक लिया जाता है। अब सुनो, जिनको भी ये मिलता है ना, उनके न्यूज चैनल पर आता है सूत्रों से पता चला है कि, और फिर जैसे वो न्यूज आ जाएगी सिर्फ हमारे चैनल पर या सिर्फ हमारे न्यूज एजेंसी ने, हमारे पेपर ने सबसे पहले आपको ये खबर पहुंच जाती है। गवर्नमेंट ये जिसको भी देता है सबको एक साथ देता है क्या? नहीं, सबको अगर दे दिया तो हैंडआउट हो गया। किसी एक व्यक्ति को देना उसे हम क्या कहते हैं? अनऑफिशियल हैंडआउट। गवर्नमेंट का इसका देने का पर्पस क्या होता है? लोगों का इस पर फीडबैक जानना। अगर लोग काफी प्रोटेस्ट करते, गवर्नमेंट कहती है अरे अभी टाइम है, बजट को ये रूमर है, लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, हमने पहले बोल दिया था होने वाला है। अब देखो, जब भी बजट आ रहा होता है ना, उसके महीने भर पहले ऐसी न्यूज आना शुरू हो जाती, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया? जो ऐसी न्यूज आती है आपको समझना चाहिए वो क्या है? अनऑफिशियल हैंडआउट है। अब देखो आपके नोट्स में, उधर हैंडआउट्स और अनऑफिशियल हैंडआउट्स मेरे साथ मार्क करो। हैंडआउट्स में issued on question and answer in parliament, comma, after budget copy, not issued under the government formal authority. Number 4, unofficial handout. Number 4 करो से unofficial handout में देखो, अंडरलाइन करना, issued on a subject where government does not like to take dash, अरे बोलो, official responsibility, but feels that there are positive advantages in making the information public unofficially. इसको पब्लिक में अनऑफिशियली भेजने से एडवांटेजेस है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे तो गवर्नमेंट वो किसके थ्रू पहुंचाएगी? अनऑफिशियल हैंडआउट के थ्रू। कितने गवर्नमेंट के प्रेस देखे? 4। लास्ट 4th वन क्या था? अनऑफिशियल हैंडआउट, हैंडआउट्स, प्रेस नोट, प्रेस कॉम्युनिक। न्यूज़पेपर के प्रेस कितने हैं? 2। ऑफिशियल, अनऑफिशियल। उसके पहले, आज इससे पहले कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट देखे थे, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5। कितने कंटेंट्स है? 26। पार्ट 3 और पार्ट 5 सेम है। पार्ट 4 में 2 पॉइंट्स है, पार्ट 2 में 4 पॉइंट्स है, पार्ट 1 में 8। यू हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली। उससे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्टिंग देखा है, 6 क्लॉजेस का। उससे पहले गिफ्ट डीड देखा है, 3 पॉइंट्स गिफ्ट डीड में। नंबर 1, वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन। नंबर 2, डोनी ने गिफ्ट का एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। नंबर 3, अगर डोनर है उसके सिग्नेचर को 2 विटनेसेस, डोनी के साइन को 2 विटनेसेस। ये 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। गिफ्ट डीड से पहले इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड हमने टीडीएस सर्टिफिकेट का देखा है, डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट का देखा है। दोनों में सिर्फ नेम ऑफ द शेयर होल्डर, नेम ऑफ द असेसी ऐसा डिफरेंस होगा, बाकी आपको कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इंडेमनिटी बॉन्ड से पहले वी हैड जस्ट डिस्कस्ड एफिडेविट, से एफिडेविट। एफिडेविट से पहले हमने क्या देखा है? लीज डीड। लीज डीड में भी और गिफ्ट डीड में फर्क सबको क्लियर है? लीज डीड में लेस और लेसी आएगा। लीज डीड से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में नोटरी पब्लिक, भूलो मत। उसके पहले जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में नो वी ऑल मैन, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। उसके पहले डीड्स, पार्टनरशिप डीड, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। तीनों के कंटेंट्स 4 चेंज होंगे, बाकी कॉमन प्रोफार्मा सेम है। स्टैम्प पेपर पर होगा, नोट में आएगा। और यस और नो। और पहला पॉइंट हमने जो कहा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें 11 कंपोनेंट्स है। सबको क्लियर है दोस्तों?
कम्युनिकेशन का ये पार्ट 2 जो मुझे डिस्कस करना था, जिसमें एक पार्ट जो पेंडिंग है वो मीटिंग्स चैप्टर का लेकर है, वो जानबूझकर मैं एंड में डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है कम्युनिकेशन का, जो अभी मुझे डिस्कस करना था। अब हम कम्युनिकेशन का पार्ट 1 डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और वो क्या है मैं आपको कह रहा हूँ, पेज नंबर 163 पर, आपके नोट्स में जो है ना 163 पेज नंबर, आप एक बार जस्ट देख लो 163 पेज नंबर सब लोग। You'll find that essentials of communication is given over there. ऐसे कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स है, कितने 5 चैप्टर्स। और मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर बीकॉम पढ़ रहे हैं उनको सेकेंड ईयर बीकॉम में जो 100 मार्क का सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, वो यहाँ पर आपके सारे 100 मार्क का सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा, और यहाँ पर 12 से 18 मार्क के लिए वो है 12 to 18 मार्क्स सीए में, बट वो 100 मार्क का पेपर होने वाला है आपका, ध्यान दो। सो प्लीज बी अटेंटिव। ये जो 5 चैप्टर्स है ये लगते आसान है, लिखने के लिए मुश्किल है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस अगर मुझे आप पूछोगे कम्युनिकेशन में, मैं कहूंगा 80%, बचे हुए 4 चैप्टर्स 20%। इतना इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है। सो स्टार्ट आउट डिस्कशन और नेक्स्ट लेक्चर टुमारो इन द फर्स्ट चैप्टर। क्लियर है? थैंक यू, शब्बा खैर। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे।